हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की। इससे पहले हम अपनी वीडियोस में बात कर चुके हैं दर्पणों से बनने वाले किरण आरेखों की, साथ ही उनके उपयोगों एवं संबंधित आंकिक प्रश्नों की। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंसों के किरण आरेख बनने के नियम। सबसे पहले हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। ये नियम बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जैसे कि आपने दर्पणों में पढ़े थे, लेकिन दर्पणों के लिए हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, जबकि लेंसों के लिए हमें प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उसका मार्ग विचलित हो जाता है, तो उसके मार्ग विचलित होने की घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हमारा पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। हमने यहाँ एक उत्तल लेंस रखा है जिसका एक मुख्य अक्ष प्रदर्शित किया गया है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण इस लेंस पर डाली जाती है तो वह प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर वाले फोकस से होकर के निकल के जाएगी। यह पहला नियम होता है उत्तल लेंस में किरण आरेख बनाने के लिए। यदि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ते समय मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। इसके बाद हमारा दूसरा नियम है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें। जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर के आती हुई इस लेंस पर डाली जाती हैं वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती हैं। यदि हम कोई भी उत्तल लेंस लेकर के चल रहे हैं, उसके सामने कोई भी वस्तु रखी गई है और उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार से आ रही हैं कि वह मुख्य फोकस से आते हुए लेंस से टकरा रही हैं, तो यह जो प्रकाश किरणें हैं वह उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही निर्गत होंगी। तो दोनों में स्थितियों में आप देख रहे हैं जो समांतर आएगी वो फोकस से होकर के जाएगी, जो फोकस से आएगी वह समांतर निर्गत हो जाएगी। इसके बाद हमारा तीसरा नियम, यहाँ लास्ट नियम जो है अपवर्तन के लिए तीसरा नियम है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र O हो गया। यदि कोई भी प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र की तरफ आ रही है तो वह प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। जितने कोण पर उसे इस केंद्र बिंदु पर डाला जा रहा है उतना ही कोण वह दूसरी तरफ मुख्य अक्ष से बनाते हुए निर्गत हो जाती है। तो यह तीनों नियम हो जाते हैं। पहला नियम, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वह फोकस से होकर के जाएगी, जो फोकस से होकर के आ रही है वह समांतर निर्गत होगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के आ रही है वह बिना विचलन के उसी मार्ग में आगे निकल जाएगी। इसके बाद हमें आगे पढ़ना है वस्तुओं की अलग अलग स्थितियों के लिए उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और आपेक्षिक साइज क्या होगा। जैसे हमने अवतल दर्पणों के लिए 6 केसेस पढ़े थे, ऐसे ही हम उत्तल लेंसों के लिए भी 6 केसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने एक टेबल बना रखी है। टेबल के ऊपर लिखा है बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। साथ ही हमने यहाँ टेबल में वस्तुओं की स्थिति, बिंब की स्थितियों को प्रदर्शित किया है। उनके लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उनका आकार क्या होगा और उनकी प्रकृति क्या होगी, सभी को यहाँ एक टेबल में इकट्ठा किया है। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा बिंदु आकार का होगा और उनकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगी। वास्तविक तथा उल्टा बनने का मतलब है इस बार जो प्रतिबिंब है अपवर्तन से वास्तव में टकराते हुए मिलकर के बन रहा है, तो इसका मतलब है वह उस लेंस के पीछे बन रहा होगा। साथ ही दूसरा पॉइंट है 2f1 से परे। 2f1 का मतलब होता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से पीछे यदि हम वस्तु को रख रहे हैं तो उनके लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रही होगी, साथ ही पर्दे के पीछे बनेगी, जिसे f2 और 2f2 के साथ प्रदर्शित किया गया है। लेंस के दूसरी तरफ बन रही होगी, जिस तरफ वस्तु रखी है उससे दूसरी तरफ। इसके लिए भी आकार छोटा ही होगा। फिर से प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा ही होगी। नंबर 3 स्थिति है यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बिल्कुल उनके दूसरी तरफ बिल्कुल उतनी ही दूरी पर 2f2 पर स्थित होगी। प्रतिबिंब का आकार, क्योंकि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होने वाला है, क्योंकि इन दोनों के लिए दूरी भी समान हमें मिली है, इसीलिए आकार भी समान होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी फिर से वास्तविक तथा उल्टा
उल्टी ही होगी। नंबर 4 स्थिति है F1 और 2F1 के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि हम वस्तु को रख रहे हैं तो वस्तु जो हम दूरी बढ़ाते कम करते हुए जा रहे हैं, उनके लिए प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह भी लगातार आप देख रहे हैं बढ़ रही है। पहले फोकस पर था, फिर फोकस वक्रता केंद्र के बीच में आ गया, फिर वक्रता केंद्र पर आ गया, अब वक्रता केंद्र से पीछे जाएगा और अगली स्थिति में ही वह अनंत पर पहुंच जाएगा। हम यहाँ वस्तु की दूरी को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, हम उसे प्रकाशिक केंद्र की तरफ विस्थापित करते हुए ला रहे हैं, तो वैसे वैसे ही प्रतिबिंब की स्थिति भी हमारी दूर होती जा रही है, वह प्रकाशिक केंद्र से दूर हटती जा रही है। तो यदि हम उसे F1 तथा 2F1 के बीच में रख रहे हैं तो फिर वह प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नंबर 5 स्थिति है यदि वस्तु को फोकस पर रखा गया है तो फिर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब हम अनंत पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, जब हम फोकस पर वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होगा। तो आप इस तरीके से कुछ ना कुछ तरीका यहाँ खोज सकते हैं इन्हें याद करने का कि जब अनंत पर रख रहे हैं तो फोकस पे है, फोकस पे रख रहे हैं तो अनंत पर है, वक्रता केंद्र से पीछे रख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में बन रहा है, और इन दोनों के बीच में रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र से पीछे बन रहा है, फोकस पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। इस तरीके से आप इनमें कुछ रिलेशंस ढूंढ सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, इन्हें याद करने के लिए कुछ भी आप तरीका खोज करके निकाल सकते हैं। फिर से इन दोनों स्थितियों में हमें प्रतिबिंब का आकार बड़ा ही मिल रहा है और वास्तविक तथा उल्टा ही मिल रहा है। इसके बाद नंबर 6 स्थिति आती है जो बिल्कुल अलग होती है। जैसे ही हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो फिर हमें प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह उसी ओर मिलने लगती है जिस तरफ हमने वस्तु को रखा है। इसका मतलब है इस स्थिति में प्रकाश के अपवर्तन से जो प्रकाश किरणें हमें प्राप्त हो रही हैं वह वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही थी, बल्कि हमने उन्हें पीछे की तरफ बढ़ाया जिससे हमें वस्तु की तरफ ही उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। फिर से इस स्थिति में हमें आकार जो मिलने वाला है फिर से बड़ा ही मिलेगा, लेकिन इस बार प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह आभासी तथा सीधी हो जाएगी। अब ये जो टेबल है वो हमें कैसे मिली है, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे जिससे हमें रिजल्ट मिले होंगे। तो हमने यहाँ कुछ किरण आरेख भी बना रखे हैं बिंब की स्थितियों के लिए, क्या क्या किरण आरेख हैं जिससे हमने ये टेबल वाले रिजल्ट यहाँ निकाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा है, जैसे कि हमने टेबल में अपना फर्स्ट पॉइंट लिखा था, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो यदि हम ये यहाँ उत्तल लेंस ले लें, उत्तल लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा जिसे हम मुख्य अक्ष से कहते हैं, यदि हम वस्तु को अनंत पर लेकर के चल रहे हैं मतलब अत्यधिक दूरी पर वस्तु रखी है, तो अत्यधिक दूरी से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वह लगभग समांतर किरण पुंज के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। इसीलिए हमने यहाँ प्रकाश रेखाओं को समांतर रूप में निरूपित किया है। हमने पहला नियम पढ़ा था किरण आरेख बनाने के लिए, यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जा रही हैं इस लेंस पर तो वह फोकस पर होकर के जाएंगी, फोकस से होकर के वह निकल रही होंगी। अब ये सारी की सारी प्रकाश किरणें जब समांतर हैं तो यह अपवर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर के जा रही होंगी। सभी प्रकाश किरणों का सम्मिलन फोकस पर हो रहा है, और जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें आपस में टकरा जाती हैं, जहाँ 2 किरणें प्रतिच्छेद कर जाती हैं, वहीं हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिल रहा होगा F2 पर, साथ ही इनका जो आकार है वह बहुत छोटा होगा, लगभग बिंदु आकार का रहा होगा। और क्योंकि यह प्रकाश किरणें वास्तव में आपस में मिल रही हैं, इसीलिए यह प्रतिबिंब जो प्रकृति रख रहा होगा वह वास्तविक प्रतिबिंब की रख रहा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, इसलिए प्रतिबिंब के लिए प्रकृति हम लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यदि हम वस्तु को 2F1 से परे रख रहे हैं, मतलब वक्रता केंद्र से हम पीछे रख करके उन्हें बता रहे हैं, तो फिर से उत्तल लेंस हमने लिया है, 2F1 से पीछे वस्तु को हमने रखा है। एक प्रकाश किरण यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर डालें और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर डालें, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जा रही है वह हमेशा फोकस से होकर के ही निर्गत हो रही होगी, तो फोकस से होकर जाते हुए हमने उसे दिखाया है। और दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है वह अपना बिना मार्ग विचलित किए हुए ऐसे की ऐसी ही निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं F2 और 2F2 के बीच में किसी एक बिंदु पर, इसीलिए इनके लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह F2 और 2F2 के बीच में ही कहीं रहेगी। साथ ही इनके लिए जो वस्तु रखी गई है उससे छोटे आकार का प्रतिबिंब हमें मिल रहा है, इसलिए प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह छोटा होगा। वास्तव में किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे और प्रकृति में उल्टे होंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट,
तीसरी स्थिति है, यदि वस्तु को 2f1 पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, फिर से एक प्रकाश किरण यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो वह प्रकाश किरण फोकस से होकर के निर्गत होगी, और जो प्रकाश किरण हम प्रकाश केंद्र की तरफ डाल रहे हैं बिना मार्ग विचलित किए हुए निर्गत हो जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें इस स्थिति में 2f2 पर काट रही हैं, इस तरफ वाले वक्रता केंद्र पर काट करके जा रही हैं। हमने वस्तु को भी वक्रता केंद्र पर रखा था, प्रतिबिंब भी हमें वक्रता केंद्र पर मिल रहा है, इसीलिए यहाँ जो आकार है वह हमें समान मिलता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमें प्रतिबिंब मिल रहा होता है। साथ ही जब आकार समान है इनका, और साथ ही आप देख रहे हैं यह दोनों वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट करके जा रही हैं, क्योंकि अपवर्तन से ही हमें यह प्रकाश किरणें मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ जो प्रकृति है प्रतिबिंब की वह वास्तविक होगी और साथ ही वह उल्टा प्रतिबिंब बना रहे होंगे। अगली स्थिति है, यदि हम वस्तु को f1 और 2f1 के बीच में रख रहे हैं। अब हमने 2f1 से सरकाया वस्तु को और f1 और 2f1 के बीच में कहीं रखा, फिर से हम एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो वह फोकस से होकर के जाएगी, और जो प्रकाश किरण हम प्रकाश केंद्र से होकर के डाल रहे हैं वह बिना अपना मार्ग विचलित किए हुए आगे निकल जाएगी। यदि हम इन दोनों प्रतिच्छेदन को फिर से देखते हैं, दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं, तो इनकी स्थिति हम पाते हैं कि वह वक्रता केंद्र से पीछे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जा रही हैं। अब यहाँ वस्तु की दूरी कम है और प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ जो वस्तु का आकार है वह छोटा है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो आकार में प्रतिबिंब बड़ा है, वास्तविक है, और साथ ही उल्टा है, क्योंकि साथ ही हमें यहाँ अपवर्तन से प्रकाश किरणों के सम्मिलन से प्रतिच्छेदन बिंदु से हमें वास्तव में प्रकाश किरण प्रतिच्छेद करके प्रतिबिंब बना करके दे रही हैं, इसीलिए यहाँ जो प्रकृति है वह वास्तविक प्रतिबिंब की रहेगी। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 है फोकस f1 पर। यदि हम किसी लेंस के सामने फोकस पर किसी भी वस्तु को रख रहे हैं, तब जो प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहे हैं वह फोकस से होकर के जाएगी, और जो प्रकाश केंद्र से डाल रहे हैं वह बिना अपना मार्ग विचलित किए हुए निर्गत हो जाएगी। अब जैसे ही हम इन दोनों प्रकाश किरणों को देखते हैं तो यह दोनों प्रकाश किरणें दो समांतर रेखाओं को निरूपित कर रही हैं, और समांतर रेखाएं तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और जब दो प्रकाश किरणें किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि उनका बनने वाला जो प्रतिबिंब है अभी हमें इस स्थिति में आसपास तो नहीं मिलने वाला है। साथ ही जो हमने पहली स्थिति आपको बताई थी, जब भी प्रकाश किरणें बहुत ज़्यादा अत्यधिक दूरी से आ रही होती हैं तो उनसे आने वाली प्रकाश किरणों को हम समांतर मान लेते हैं। इसी तरीके से जब हमें प्रकाश किरणें प्राप्त हो रही हैं तो हम मान करके चलेंगे, माना ये प्रकाश किरणें अनंत दूरी पर जा करके एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, अर्थात इनका जो प्रतिबिंब है वह भी अनंत पर ही बन रहा होगा। और जब भी प्रतिबिंब अत्यधिक दूरी पर बनता है तो उनका जो आकार होता है वह भी बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम लिखते हैं अत्यधिक विवर्धित प्रतिबिंब। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, साथ ही अपवर्तन से ही प्राप्त हो रहा होगा। प्रतिच्छेदन जो है वह हमारे उस लेंस के दूसरी तरफ ही हो रहा होगा, इसीलिए जो प्रकृति है प्रतिबिंबों की वह अब भी वास्तविक तथा उल्टा ही रहेगी। इसके बाद हमारी लास्ट जो स्थिति है, यदि हम वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रख देते हैं। अब हमने वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में प्रतिस्थापित कर दिया है। यदि मैं यहाँ से एक प्रकाश किरण समांतर डालूं तो वह फोकस से होकर के जाएगी, और यदि एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के डालूं तो वह ऐसे ही निर्गत हो जाएगी। इस स्थिति में जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें मिलते हैं वह मिलता है कि अपवर्तन से जो प्रकाश किरणें हैं वह एक दूसरे से दूर हटती हुई हमें मिल रही हैं। एक प्रकाश किरण, समझ लीजिए, एक प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है तो दूसरी प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है। तो इस प्रकार की प्रकाश किरणों का कभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेदन संभव नहीं है। जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उन दोनों के लिए उनकी बीच की जो दूरी है उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करें, मान करके चलें यह प्रकाश किरण इस तरफ तो नहीं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। यदि हम इन्हें पीछे की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ इन दोनों का एक प्रतिच्छेदन बिंदु हमें अवश्य ही मिल जाएगा। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिला है, जहाँ से हमें एक प्रतिबिंब भी मिला A', B', जिसका जो आकार है वस्तु के आकार से बड़ा है। साथ ही यहाँ जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वह अपवर्तित किरणों के परस्पर वास्तव में प्रतिच्छेद करने से नहीं, बल्कि हमने एज्यूम किया है, आभासी प्रतिबिंब बनाया है। इसीलिए यहाँ जो प्रकृति होगी वह आभासी प्रतिबिंब की होगी, और आभासी प्रतिबिंब तो सदैव सीधे बनते हैं। इसीलिए इस स्थिति में जब वस्तु को हमने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा है तब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रकृति में आभासी तथा सीधा बनेगा। इस तरीके से आपके उत्तल लेंस से बनने वाले प्रकाश किरणों के किरण आरेख सारे
पूरे हो जाते हैं। साथ ही हमने यह भी पढ़ लिया कि उत्तल लेंस से किरण आरेख बनाने के नियम क्या थे, जिनका इस्तेमाल करके हमने अलग अलग वस्तुओं की स्थितियों के लिए किरण आरेखों का निर्माण किया और यह प्राप्त किया कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उनकी प्रकृति क्या होगी, उनकी स्थिति क्या होगी। इसी तरीके से हमें अवतल लेंसों के लिए भी किरण आरेख बनाने के नियम पढ़ने हैं और उनसे बनने वाले किरण आरेखों को पढ़ना है कि वस्तुओं की स्थितियों के लिए किरण आरेख से हमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या मिलेगी, उनका आकार क्या मिलेगा, साथ ही उनकी प्रकृति क्या मिलने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं अवतल लेंस से किरण आरेख बनाने के नियम की। अवतल लेंस से किरण आरेख बनाने के नियम में पहला नियम है, यदि वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। हमने यहाँ एक अवतल लेंस लिया है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई भी प्रकाश किरण इस अवतल लेंस पर डाली जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह F1 से टकराते हुए अपसरित हो रही है। यह प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है, लेकिन इस प्रकार अपवर्तित होती है जैसे कि यह F1 से टकरा करके आ रही है। ऐसा लगता है कि इसकी जो दिशा है वह F1 से आते हुए होने वाली है। तो यह पहला नियम होता है, यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर डाली जाती है तो वह मुख्य अक्ष से आते हुए, फोकस से होकर आते हुए प्रतीत होती है, अपवर्तित होती है। इस प्रकार अपवर्तित होती है कि उसकी जो दिशा है वह F1 से आते हुए प्रतीत होती है। नंबर 2 नियम है, यदि हम कोई भी प्रकाश किरण लेकर के चल रहे हैं जो कि प्रकाश किरण हमें इस प्रकार से डाली गई है कि जो F2 की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण डाली जो मुख्य फोकस की तरफ जा रही है, मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से टकराने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाती है। यदि कोई भी प्रकाश किरण फोकस की दिशा में इस लेंस पर डाली जाएगी तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाएगी। जो प्रकाश किरण समांतर डाल रहे थे वह फोकस से टकराते हुए ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि यह फोकस से अपवर्तित हो रही है, और यहाँ जो प्रकाश किरण फोकस की दिशा में डाल रहे हैं वह मुख्य फोकस की दिशा में निर्गत हो जाएगी। इसके बाद नंबर 3 नियम, जैसा कि हमने अपनी उत्तल लेंसों के लिए पढ़ा, बिल्कुल वही नियम हमें पढ़ना है अवतल लेंसों के लिए भी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक किरण से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। जितना कोण वह मुख्य अक्ष के साथ किरण बना रही है प्रारंभ में, उतना ही कोण वह बाद में भी मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए निर्गत हो जाती है। फिर से हमें इन तीनों नियमों का इस्तेमाल करना है और अवतल लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों के लिए, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए हमें प्राप्त करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उनका आकार क्या होगा, साथ ही उनकी प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ हमने एक टेबल बना रखी है और टेबल के ऊपर लिखा है बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। यहाँ हमने केवल बिंब की 2 ही स्थितियाँ ली हैं क्योंकि इन दोनों स्थितियों के बीच वाली स्थिति के लिए हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, जो आकार, जो स्थिति है, बदलने पर प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह हमें प्राप्त नहीं होती है। कोई भी परिवर्तन इन दोनों स्थितियों के बीच में रखने पर प्राप्त नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए हमें केवल बिंब की 2 स्थितियां लेकर के चलनी है, पहली अनंत पर और दूसरी अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। हम कहीं पर भी रख लें, हमें प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बिल्कुल यही मिलने वाली है, चाहे हम स्थिति को कुछ भी रख रहे हो अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। पहली स्थिति में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उनका प्रतिबिंब फोकस पर मिलता है, जैसा कि अभी तक हम दर्पणों में या फिर उत्तल लेंस में भी पढ़ते हुए आए हैं। वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कौन से फोकस पर बन रहा है, फोकस F1 पर है या फोकस F2 पर है। यहाँ जो हम इस बार लेंस पढ़ रहे हैं अवतल लेंस, इससे बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब है वह हमेशा आभासी होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब यदि हम पढ़ रहे हैं तो वह हमेशा लेंस के उसी ओर बनते हैं जिस तरफ हमने वस्तु को रखा है। और यदि हमें वास्तविक प्रतिबिंब दे रखा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वह हमेशा लेंस के दूसरी तरफ बन रहा होगा, जिस तरफ वस्तु रखी है उसके दूसरी तरफ हमें प्रतिबिंब मिल रहा होगा। और आभासी का मतलब है जिस तरफ वस्तु उसी तरफ प्रतिबिंब। तो अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस F1 पर ही मिलेगा। आकार हमेशा छोटा रहने वाला है। अवतल
लेंस के लिए अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब छोटे आकार के ही बनते हैं, कभी भी वस्तु से बड़े या उसके बराबर नहीं बनते हैं। प्रकृति भी हमेशा आभासी तथा सीधा ही होती है। दूसरी स्थिति में भी प्रतिबिंब की स्थिति जब हम अनंत और लेंस प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में मिलती है। आकार फिर से छोटा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होती है। फिर से इन दोनों स्थितियों को हम किरण आरेख की मदद से सीख लेते हैं कि किरण आरेख हमें कैसे बना करके बताना है, कैसे हमने रिजल्ट निकाला कि जब हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो हमने यहाँ एक अवतल लेंस लिया है और दो प्रकाश किरणें यहाँ प्रदर्शित की हैं जो कि प्रदर्शित कर रही हैं कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर हैं, क्योंकि वह जो वस्तु है वह बहुत अत्यधिक दूरी पर रखी गई है, मतलब अनंत पर रखी गई है। तो समांतर प्रकाश किरणों से हमने इसे प्रदर्शित किया है। और अभी हमने पहला नियम पढ़ा था अवतल लेंसों से किरण आरेख बनाने के लिए कि यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो वह इस प्रकार से अपसरित हो जाती है कि जैसे कि वह F1 की दिशा से आ रही है, F1 से अपसरित होते हुए प्रतीत हो जाती है। तो पहली वाली प्रकाश किरण अपसरित हो जाती है लगभग ऐसे जैसे कि वह F1 से आ रही है। इसी तरीके से दूसरी वाली प्रकाश किरण भी ऐसे अपसरित हो जाती है जैसे कि वह F1 से आ रही है। अपवर्तन के पश्चात प्राप्त हुई दोनों किरणें कभी भी किसी भी बिंदु पर इस तरफ तो नहीं प्रतिच्छेद कर रही होंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बीच की दूरियां अत्यधिक बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करें, इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम प्राप्त करते हैं कि इनका जो आभासी प्रतिच्छेदन बिंदु है हमें फोकस पर मिल रहा है। तो जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मतलब वस्तु को अनंत पर रखा है, तो उनसे बनने वाला जो प्रतिबिंब है फोकस F1 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा और उसी तरफ बन रहा है जिस तरफ वस्तु रखी है, इसीलिए आभासी तथा सीधा बनेगा। इसके बाद हमारा दूसरा और लास्ट पॉइंट है, यदि हम वस्तु को अनंत और लेंस प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी रख रहे हैं, अनंत से प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हम कहीं पर भी वस्तु को रख लें, उस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ हमने वस्तु को AB से प्रदर्शित किया। यदि एक प्रकाश किरण हम समांतर डालेंगे तो वह फोकस से अपसरित होते हुए प्रतीत होगी और जो प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र से होकर के डाल रहे हैं वह वैसे ही निर्गत हो जाएगी। तो यह दोनों जो प्रकाश किरणें हैं, फिर से अपवर्तन के पश्चात यह दोनों प्रकाश किरणें इस तरफ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये प्रकाश किरणें जितना हम आगे बढ़ाएंगे उतनी ही इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए फिर से यदि हम इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को एक ऐसे बिंदु जिसकी स्थिति F1 और O के बीच में कहीं स्थित है वहाँ हमें प्राप्त होती है। इसीलिए इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति F1 और O के बीच में होगी, आकार छोटा होगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही हमें प्राप्त हो रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे अवतल लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आकार में छोटे बनते हैं, कभी भी बड़े प्रतिबिंब नहीं बनाता है उत्तल लेंस। हमेशा उनकी प्रकृति आभासी तथा सीधा ही होती है। ये तो यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है एक ऐसे लेंस का नाम बताइए जिससे हमें आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, तो आभासी और सीधा तो हमें अवतल लेंस से भी मिल जाता है, लेकिन यदि शब्द बड़ा और जोड़ दिया गया है तो इसका मतलब है वह बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, क्योंकि आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब तो केवल हमें उत्तल लेंस ही दे सकते हैं, वह भी हमारी स्थिति नंबर 6 में जब हम किसी भी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपना कंप्लीट किया अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से बनने वाले अलग अलग स्थितियों में, वस्तु की अलग अलग स्थितियों में बनने वाले किरण आरेखों की, उनके लिए किरण आरेख भी हमने पढ़े, साथ ही टेबल फॉर्म में उनका शॉर्ट भी हमने तैयार किया। टेबल की मदद से आप तैयार कर सकते हैं कि किसी स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होने वाली है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।